यस, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले तो बेटे हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या होता है। देखो, फरवरी की जो फर्स्ट डेट होती है, फरवरी फर्स्ट वर्किंग डे, मतलब कि फरवरी का जो पहला होता है। अगर फर्स्ट फेब को संडे है बेटे तो सेकंड फेब हो जाएगी। तो फरवरी का जो भी फर्स्ट वर्किंग डे होता है वो वेल नोन डेट होती है जब फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो क्या करता है, एनुअल बजट प्रेजेंट करता है गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट में। तो इसमें इस बजट में क्या देखा जाता है कि पास्ट के ईयर में गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही है और आने वाले नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट के क्या प्रोग्राम्स, क्या पॉलिसीज है, कितने फाइनेंशियल प्रोग्राम और कितनी फाइनेंशियल पॉलिसीज जो वो बना रहा है। तो बजट जो है वो दो चीज़ों पर फोकस करता है। किस चीज़ पर? पास्ट की परफॉर्मेंस पर और फ्यूचर के लिए क्या फाइनेंशियल प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाई गई हैं, इन सबको ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, गवर्नमेंट बजट का मेन ये दो कंपोनेंट होते हैं। As regards financial performance of the government, it is more like a description of what happened during the past 1 year. अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें एक ही रहता है कि पास्ट में क्या रही है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस। Focus is placed largely on the other part of the budget describing programs and policies of the government of next 1 year. अगले साल के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहेंगी। The program and policy of government as presented the budget is known as budgetary policy। और उस बजट में जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बजटरी पॉलिसी कहते हैं, या उसको फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, जो पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, देखो जो हमने बैंकिंग वाला चैप्टर किया वो क्या थी, मॉनेटरी पॉलिसी। वो कौन सी थी, मॉनेटरी पॉलिसी। और जो ये गवर्नमेंट बजट में होगा, जो गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। दो एस्पेक्ट होते हैं इसमें, एक होता है रिवेन्यू एस्पेक्ट आपका और दूसरा इसमें होता है एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। यानी कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू, एक साइड पर गवर्नमेंट का रिवेन्यू कि पूरे साल में गवर्नमेंट को कितनी एक्सपेक्टेशन है रिसिप्ट की, और कहाँ कहाँ पर इस साल में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना है एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, तो इन चीज़ों से हमारी गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन बनती है। अब बजट की डेफिनेशन को बड़े ध्यान से सुन लो, अगर आपने इसमें एक भी वर्ड मिस कर दिया तो आपकी डेफिनेशन अधूरी होगी, इनकम्प्लीट होगी और मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या है, गवर्नमेंट बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द expected receipt and expected expenditure of the government during the financial year that reveals the budgetary policy of the government to achieve the two objective of growth and stability। कंट्री की ग्रोथ तो करनी है लेकिन उसके साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है, उसको भी क्या करना है, कंट्रोल में करके चलना है। तो ये होती है गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन। गवर्नमेंट बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, कि पूरे साल में हमें कितनी उम्मीद है कि गवर्नमेंट की इनकम कितनी होगी और कितनी उम्मीद है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर की। तो ये जो पॉलिसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, बजटरी पॉलिसी। और इसमें हमारे दो ऑब्जेक्टिव जो मेन चलते हैं, दैट इज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, कि कंट्री में जो है गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, ग्रोथ तो करनी है कंट्री में, जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, लेकिन साथ साथ स्टेबिलिटी को बनाए रखना है। ना तो इन्फ्लेशन होने देनी है, ना ही डिफ्लेशन होने देनी है। ठीक है, तो इसमें से आता है अब आपका अगला टॉपिक है, ये तो थी सिर्फ डेफिनेशन, मीनिंग था गवर्नमेंट बजट का। नेक्स्ट इसमें आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें से हर साल गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, या दो ऑब्जेक्टिव 6 मार्क्स में, ये पूरा चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है ना। तो ये सोच लो इसमें डिवीजन कैसे हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन और 1 मार्क के 2 हो जाएंगे, 3 मार्क्स के 2 हो सकते हैं, या 1 मार्क के 3
और एक 3 मार्क्स का हो सकता है। तो किसी भी तरह से इसमें से क्वेश्चन तैयार होता है। 6 मार्क्स का ये एक अकेला चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है और हर साल इसमें से आता ही आता है। इस अकेले की जब वेटेज 6 है तो 6 का तो आएगा ही सही। तो बड़े ध्यान से इसका ऑब्जेक्टिव समझना। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव आता है जीडीपी ग्रोथ। अब सबसे पहले इसमें वर्ड दिया हुआ है जीडीपी, बड़ी जल्दी एंटर करते हैं, बच्चे सोए रहते हैं। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब क्या है? एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी मार्केट वैल्यू को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। तो देखो इसमें जीडीपी एज इट इज वर्ड यूज हुआ है, इसलिए तो जो आपको इनकम नेशनल इनकम के स्टार्टिंग के चैप्टर थे उसमें बेसिक कंसेप्ट में यही तो बताया था कि जीडीपी क्या होता है। अब इसको एज इट इज कंसेप्ट यूज किया ना, लेकिन रिवाइज करवा रही हूँ उसकी डेफिनेशन में आपको। तो जीडीपी का मतलब क्या है? एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसकी मार्केट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। अब इसकी ग्रोथ करनी है जीडीपी की, यानी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट जो है ये ऑब्जेक्टिव दो तरीके से जो है अचीव कर सकती है। कौन कौन से? एक है मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक तो सरकार खर्चा करे सारी जगह पर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए कि वो भी जीडीपी की ग्रोथ में हेल्प करे, यानी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन बढ़ाने में सरकार की मदद करे। अब अगर प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेना है तो प्राइवेट सेक्टर ऐसे नहीं आएगा जब तक उसको एक तो प्रॉफिट ना मिले, दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से उसको कुछ जो है क्या कहते हैं उसको, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं ना तो आपको सैलरी के साथ क्या मिलते हैं? इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। किसी भी कंपनी में जॉब करो तो सैलरी के साथ अगर इंसेंटिव मिलते हैं तो इंसान की एफिशिएंसी क्या होती है? जो एम्प्लॉय होता है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करने के लिए गवर्नमेंट उनको क्या करती है? टैक्स रिबेट, टैक्स में कंसेशन देती है और उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है। टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज, ये दो टूल्स है जिससे प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाता है कि वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें। दूसरा इसमें आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आता है दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए। प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है उसका जो हमेशा मोटिव किसके लिए रहता है? हाई प्रॉफिट के लिए। Private enterprise will always desire to allocate resources to those areas of production where profits are high. जहाँ पर profit high होते हैं वहीं पर वो resources को allocate करती हैं। However, it is possible that such areas of production like production of alcohol may not promote social welfare. देखो अब अल्कोहल का इंटॉक्सिकेशन की चीजें भी प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है। अब उसका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर तो नहीं है लेकिन प्रोडक्शन तो हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है अपनी बजटरी पॉलिसी से जो हमारा सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव है उसको भी साथ में मेंटेन करके चलती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट कैसे एलोकेट करती है? थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री डायरेक्ट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन ए मैनर such that there is a balance between the goal of profit maximization and social welfare. गवर्नमेंट इन दोनों ऑब्जेक्टिव में जो है वो बैलेंस करके चलती है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट भी मिलता रहे प्लस सोशल वेलफेयर भी होता रहे। इसके लिए आप क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ लाइक सिगरेट, विस्की इज डिस्करेज थ्रू हैवी टैक्सेशन। तो इन चीज़ों पर, इंटॉक्सिकेशन की चीज़ों पर या ऐसी चीज़ें जो सोशल वेलफेयर की नहीं है, हेल्थ के लिए क्या होती हैं? इंजीरियस होती हैं, हमारी हेल्थ को खराब करती हैं, ऐसी चीज़ों पर गवर्नमेंट क्या करती है? हैवी टैक्स लगा देती है। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स, दूसरी तरफ ऐसी गुड्स जो समाज के लिए बहुत अच्छी हैं जैसे लाइक खादी, उस पर गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी देती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव। पहला था जीडीपी ग्रोथ, उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करती है? टैक्स रिबेट और सब्सिडी देती है। फिर दूसरा इसमें आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो इंटॉक्सिकेशन की चीजें होती हैं इसमें पहले लिखेंगे कि बैलेंस करके चलती है प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर में। बैलेंस कैसे करती है कि जो इंटॉक्सिकेशन की चीजें या ऐसी चीजें सोशली जो है अच्छी नहीं है, अनफिट है,
तो उसके लिए क्या करती है, हैवी टैक्सेशन लगा देती है, और जो सोशली यूजफुल गुड्स हैं उस पर क्या देती है, सब्सिडी दे देती है। सब्सिडी का मतलब आपको बताया हुआ है कि किसी चीज के प्रोडक्शन में जितनी टोटल कॉस्ट आती है उसका कुछ खर्चा सरकार अपनी तरफ से पे करती है। तो जो सरकार अपनी तरफ से पे करती है वो क्या कहलाती है, सब्सिडी। मान लीजिए गेहूं के प्रोडक्शन पर 500 रुपए का खर्चा है और उसमें से सरकार कहती है 250 जो है वो सरकार दे देगी, तो जब सरकार 250 पे कर रही है दैट इज सब्सिडी। नेक्स्ट इसमें आपका ऑब्जेक्टिव आता है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। सप्लाई एंड डिमांड फोर्स इन मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। कहता है पब्लिक गुड्स का उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। दीज आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल। पब्लिक गुड्स कौन सी होती हैं, जो कलेक्टिवली जो है सोशल नीड्स को पूरा करती हैं, लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस ऑफ द कंट्री आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। देश में कानून की व्यवस्था को बनाए रखना, सुरक्षा यानी सीमा पर जो हमारे बॉर्डर पर जो जवान रहते हैं, सोल्जर्स हैं, ये सारे क्या है, हमारी पब्लिक गुड्स हैं, जिसको क्या है कलेक्टिवली यूज किया जाता है पब्लिक के द्वारा। इट इज थ्रू बजटरी पॉलिसी। अब गवर्नमेंट जो है अपने बजटरी एलोकेशन में इसके लिए फंड्स जो है वो हमेशा रिजर्व में रखती है। एलोकेशन ऑफ फंड्स दैट दीज गुड्स आर सफिशिएंटली प्रोवाइडेड टू द पीपल। तो अब एक बात बताओ, जो ये पेंडेमिक चल रही है, कोविड-19 चल रहा है, इसमें हमारे जो कोरोना वॉरियर हैं उसमें सबसे पहले नाम किसका आता है, डॉक्टर्स का, पुलिस का। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट फ्री किया जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बेटा 1 डे के 14 to 18,000 चार्जेस हैं, और वो भी सिर्फ पता है किसके, बेडिंग के, सिर्फ बेड के चार्ज हैं। वेंटिलेटर की फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है तो वेंटिलेटर के चार्जेस अलग लगते हैं। तो कितना महंगा हो जाता है। ऐसे में गवर्नमेंट ही तो है, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो क्या बन गया, पब्लिक गुड बन गया, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जो है इस पब्लिक गुड्स का, कि लोगों की नीड सेटिस्फाई हो, हमारे देश में जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए कौन है, पुलिस है, प्रशासन है। तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग बनाया गया है, हर जगह पर पुलिस चौकी जो है एरिया वाइज जो है उसको खोला गया है, वहां पर सारे ऑफिसर डेप्यूट किए गए हैं, किस लिए, कि देश में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। किसी को कोई हरेस कर रहा है या किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम है, कोई फिजिकली या मेंटली टॉर्चर वाली है, तो उस टाइम लोग जो है वो अपनी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाकर कर सकते हैं। तो ये है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। तो सरकार अपने जब बजट बनाती है तो इन पब्लिक गुड्स के लिए फंड्स जो है वो सफिशिएंट अरेंज करके चलती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर बार किसी न किसी तरह से इस ऑब्जेक्टिव को दिया जाता है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ क्या है बेटे, बजट ऑफ द गवर्नमेंट शो इट्स कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज ऑन टैक्सेशन एंड सब्सिडी। देखो गवर्नमेंट के दो ही टूल है, एक है टैक्सेशन और एक है सब्सिडी। तो अब इसको कैसे यूज करती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में, the government use fiscal instrument of taxation and subsidies with a view to improving the distribution of income and wealth। इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सुधारने के लिए सरकार अपने दो इंस्ट्रूमेंट, एक तो टैक्स लगाना, दूसरा सब्सिडी, इसको यूज करती है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज ए साइन ऑफ सोशल जस्टिस। कहता है अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जितना इक्वल होगा उतना ही सोशल जस्टिस ज्यादा होगा, और यही गवर्नमेंट का मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर का, कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, इक्वल हो। अब कैसे इसको वो करती है, बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच एंड गिविंग सब्सिडीज टू द पुअर। अमीर लोग जो हैं उस पर टैक्स लगाती है और गरीबों को क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन टू बीपीएल पॉपुलेशन एट ए लो प्राइस, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल होते हैं उनको कम प्राइसेस पर क्या करती है, फूड ग्रेन प्रोवाइड करवाती है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शन टू द पुअर पीपल, और जो गरीब लोग होते हैं उनको एलपीजी का जो सिलेंडर जो है उसका कनेक्शन जो है वो फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये है गवर्नमेंट का टूल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अच्छा भाई, जिनकी पुरानी बुक है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन में कुछ और चीजें भी दी गई हैं, तो एक बार उसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्या क्या दिया हुआ है। एक तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करती है।
प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स की रेट भी बढ़ती जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि रिच पीपल पर बर्डन ज्यादा पड़ता है और पुअर पर कम। हमारे देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा है, स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब क्या होता है, एक तरफ झुका हुआ। एक तरफ झुका हुआ होने का मतलब क्या है, अनइक्वल है। तो इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन और सब्सिडी के टूल जो है उसको यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका बैलेंस रीजनल ग्रोथ। द बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी टू द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स इन द कंट्री। जो बहुत बैकवर्ड एरियाज होते हैं उसको एक नाम दिया गया है, दैट इज सेज, SEZ, जिसका मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं हम इसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसमें जो है, जो मतलब कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन एरियाज में जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, कंपनीज खोलते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी इनकम होती है, कंट्री का GDP बढ़ता है। तो इन रिमोट एरियाज में, इन बैकवर्ड एरियाज में जितने भी प्राइवेट सेक्टर वाले इन्वॉल्व होते हैं उनको गवर्नमेंट लिबरल टैक्स पॉलिसी अडॉप्ट करती है। वहां पर उनको टैक्स से क्या किया जाता है, एग्जम्प्ट किया जाता है। जैसे 5 साल तक उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। 5 साल तक अगर वो इन प्रोडक्शन के लिए बाहर से कोई सामान मंगवाते हैं तो कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं की जाती है। इस तरह से गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसी में हमेशा इसके लिए प्रोविजन रखती है कि जो बैकवर्ड एरियाज में जाकर प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनीज खोलते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कोई शॉप खोलते हैं जिसमें वर्कर्स को काम मिलता है, कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी वो अडॉप्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्पेशल कंसेशन दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बजटरी पॉलिसी जो है वो इस चीज पर भी फोकस करती है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो। तो बजटरी प्रोविजन जो है वो बनाए जाते हैं और इसी में आपका आता है मनरेगा। मनरेगा क्या स्कीम थी, जो आप पीछे आपने जब इंडियन इकोनॉमी था, आपका पॉवर्टी वाला चैप्टर नहीं हुआ ना बेटे, अभी पॉवर्टी वाला चैप्टर नहीं हुआ ना, उसमें करवाएंगे हम आपको मनरेगा। तो मनरेगा क्या है बेटे, ये महात्मा गांधी जो है उन्होंने, उनके नाम पर चलाया गया था, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी एक्ट है, जिसमें क्या था कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी ही करवाएगी, ठीक है। तो वो प्रोग्राम क्या है वो डिटेल में जो है ना वहाँ पर पॉवर्टी वाले। बेटे अपना साउंड चेक करो ना, आवाज तो मेरी इधर पूरी खोल रखी है देखो, और मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं किया हुआ। नेक्स्ट इसमें आता है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करना, ठीक है। तो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई जो है वो मेन टूल रहते हैं, वही डिसाइड करते हैं। और फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस आर बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल। जब गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट कम कर लेती है और मार्केट फोर्सेस जो है उस पर छोड़ दिया जाता है कि डिमांड के अकॉर्डिंग, सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होंगे, तो उसकी वजह से ट्रेड साइकिल जनरेट होती हैं, और जिसको हम बिजनेस साइकिल्स भी कहते हैं। ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल जो होती है उसमें 4 फेजेस होते हैं। पहला क्या आता है, रिसेशन, मंदी शुरू होती है। जब ये रिसेशन बढ़ता जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन, यानी प्राइसेस लगातार, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का लेवल जो है वो कंटिन्यूसली फॉल हो जाता है, दैट इज नोन एज डिप्रेशन। फिर जब ये यहाँ से इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो लेवल लो हुआ था वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, काम करना शुरू कर देती हैं, तो वो क्या होती है, रिकवरी। और जब तेजी आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बूम। 4 फेजेस हैं, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी और बूम। और इन्हीं 4 फेजेस से जो, देखो रिसेशन और डिप्रेशन है वो डिफ्लेशन का पीरियड कहलाते हैं, और रिकवरी और बूम जो है वो इन्फ्लेशन का पीरियड कहलाती है। तो गवर्नमेंट जो है अपने बजट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को ही कंट्रोल करने के लिए ध्यान से काम करती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्या है, अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन लगती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है, जिससे कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्पीड हाई हो जाए। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है
वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है, क्योंकि अगर सरकारी खर्चा नहीं करेगी, लोगों को चीजें नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगा, गुड्स प्रोवाइड नहीं होगी, तो प्राइसेस अपने आप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है, डिफ्लेशन में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। इस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको, ओ माय गॉड इतनी जल्दी आ गई बेटे, ये तो क्लास ओवर होने का टाइम हुआ, बच्चा अब एंट्री करेगा। स्ट्रक्चर ऑफ बजट, गवर्नमेंट के बजट का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोनेंट क्या है गवर्नमेंट के बजट की। तो दो कंपोनेंट होते हैं गवर्नमेंट के बजट के, एक बजट रिसिप्ट होती है और एक बजट एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, बजट रिसिप्ट क्या होती है, बजट रिसिप्ट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में गवर्नमेंट को कितनी मनी रिसिप्ट मिलने वाली है अपने सभी सोर्सेज से, उसको हम क्या कहते हैं, बजटरी रिसिप्ट कहते हैं। दो तरह की बजट रिसिप्ट होती है, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। अब बात आती है इसी तरह से जो बजट एक्सपेंडिचर है वो भी क्या है कि गवर्नमेंट का पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में, एक फिस्कल ईयर में कितना एक्सपेंडिचर होना है, उसको हम क्या कहते हैं, बजटरी एक्सपेंडिचर। वो भी दो तरह का होता है, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए पहले, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आपका रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट आर दोज मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच शो टू करेक्टरिस्टिक्स, दो करेक्टरिस्टिक शो करती हैं, कौन कौन सी, दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट, कि ये वो रिसिप्ट है जिससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी, कोई जिम्मेवारी जो है वो क्रिएट नहीं होती है। देखो अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझो, दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी, यानी सरकार को इनकम तो हो रही है, रिसिप्ट का मतलब गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। कैसे क्रिएट नहीं होती है, गवर्नमेंट ने लगाया टैक्स, अब टैक्स हर किसी को पे करना होता है, जिसकी इनकम, गवर्नमेंट ने इनकम की स्लैब बना दी कि जिसकी एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, उसको 10% 5% देना पड़ेगा, 5 लाख से ऊपर वाले को 10% देना पड़ेगा, 10 लाख से ऊपर वाले को 15%, 15 से ऊपर वाले को 20, इस तरह से गवर्नमेंट की टैक्स की स्लैब चलती है। ठीक है, अब ये जो टैक्स की स्लैब है गवर्नमेंट इम्पोज करती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस टैक्स की वजह से गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी। क्या गवर्नमेंट जो टैक्स पे करते हैं उनको कोई स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है टैक्स पेयर को, नहीं करवाती। आप टैक्स पे करने के लिए आप खुद धक्के खाने जाते हो, क्या सरकार घर में आकर आपसे टैक्स कलेक्ट करती है, नहीं। और अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो आप पे क्या पड़ती है, पेनल्टी। आपकी इनकम जो है वो किस में काउंट होती है, ब्लैक मनी में काउंट होती है, और आपके जितने भी अकाउंट में पैसा होता है वो सारा क्या किया जाता है, सील कर दिया जाता है, गवर्नमेंट उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगी, फिर क्या करोगे। तो इससे क्या, टैक्स पे करके क्या गवर्नमेंट की पे कोई एहसान हो गया, क्या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी, कोई जिम्मेदारी क्रिएट होगी उससे, नहीं हुई ना। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट विच डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट की किसी भी तरह की कोई जिम्मेवारी जो है, कोई लायबिलिटी जो है वो क्रिएट नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। फिर दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दीज रिसिप्ट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, ये वो रिसिप्ट है जिससे गवर्नमेंट के एसेट में किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं होता है। एसेट में रिडक्शन का मतलब क्या होता है, परिसंपत्ति में कमी आना, यानी जितनी प्रॉपर्टी है उसमें अगर रिडक्शन होता है तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहलाती है, क्योंकि रिवेन्यू रिसिप्ट से कभी भी गवर्नमेंट के एसेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, एसेट में कभी कमी नहीं आती है। ठीक है, तो टैक्स रिसिप्ट जो है उससे क्या है, गवर्नमेंट के कभी भी कोई भी एसेट में कमी नहीं आती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है अपनी पब्लिक कंपनी थी, जैसे मारुति उद्योग,
गवर्नमेंट की मारुति उद्योग जो है, जैसे उसकी 9 ब्रांचेस थी, गवर्नमेंट ने एक ब्रांच जो है उसकी लॉस में चल रही थी, उसको सेल कर दिया। अब 9 में से कितनी रहेगी गवर्नमेंट के पास? 8 कंपनीज रहेगी, एक तो चली गई, सेल हो गई। ये क्या हुआ? एसेट में रिडक्शन हो गया। तो ये जो एसेट में रिडक्शन हुआ, ये रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहलाएगा। समझ आई बात? ये आपका रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहलाएगा। रिवेन्यू रिसिप्ट तो वो होता है जिससे एसेट में या तो लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती या एसेट में रिडक्शन नहीं होता। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट विच डू नॉट क्रिएट एनी liability corresponding to the government and which do not cause any reduction in the asset of the government, जिससे कोई liability क्रिएट नहीं होती है और एसेट में कोई रिडक्शन नहीं होता है, ऐसी रिसिप्ट को क्या कहते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं आपके रिवेन्यू रिसिप्ट के एग्जाम्पल। रिवेन्यू रिसिप्ट के एग्जाम्पल नहीं, टाइप्स आते हैं। दो तरह की रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, एक होती है टैक्स रिसिप्ट, एक होती है नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स तो आपको पता ही है, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सारे क्या है? टैक्स रिसिप्ट। टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट की इनकम के सोर्स हैं, दैट इज नॉन टैक्स रिसिप्ट। चलिए पहले टैक्स रिसिप्ट क्या है। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, इंस्टीट्यूशन सारे पे करते हैं, और टैक्स पेयर जो है वो किसी तरह की स्पेशल सर्विसेज या बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन उनको नहीं रहती है, यानी गवर्नमेंट की कोई उसमें लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। तो टाइप्स ऑफ टैक्स में सबसे पहले दिया हुआ है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। दो तरह के हैं बेटे, अलग अलग टाइप के टैक्सेस मिलेंगे, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। अभी पीछे जब मैंने गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव बता रही थी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, उसमें मैंने वर्ड यूज किया था प्रोग्रेसिव टैक्स। तो यहाँ पर आ भी गया आपका प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। ए टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम। जब इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ टैक्स की रेट बढ़ती जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। सो दैट द बर्डन ऑफ द टैक्स मोर ऑन रिच, क्योंकि रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी की इनकम ज्यादा बढ़ती है, पुअर की कम बढ़ती है, तो सीधा डायरेक्टली इससे जो है बर्डन किस पे बढ़ता है? रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर बर्डन ज्यादा पड़ता है और पुअर पर कम पड़ता है। जैसे उन्होंने एक फिर एग्जांपल दिया है, टैक्स रेट इज 10% फॉर इनकम बिटवीन 2 to 5 लाख, कि जिनकी इनकम जो है वो 2 लाख से 5 लाख एनुअल, उन पर कितना टैक्स लगाया जाएगा? 10%। और इट इज 15% फॉर द इनकम, और जिनकी 5 से 10 लाख के बीच में है उस पर कितना लगेगा? 15% एंड सो ऑन। तो टैक्स की रेट इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? ए टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव when it causes a greater real burden on the poorer than rich, जिसमें पुअर पर बर्डन ज्यादा पड़ता है और रिच सेक्शन पर कम पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे इफ ए पर्सन विद रुपीज 10,000 इज मंथली इनकम, 10% इनकम टैक्स उसको पे करना है, एंड ही स्टिल हैज ए बैलेंस ऑफ 90,000। मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि जितनी भी आपकी इनकम है उसका 10% पे कीजिए। अब एक बार बताओ बेटे, जिसके 1 लाख की इनकम है उसको तो 10% में पे किया उसने 10,000, 90,000 तो उसके पास अभी भी है जो सफिशिएंट से ज्यादा है। लेकिन एक पर्सन जिसकी इनकम 5,000 है उसको भी 10% पे करना है, तो उसके 500 उसमें से पे करेगा, तो उसके लिए तो 500 बहुत ज्यादा हो गए। उसके पास कितने बचे? 4,500 रुपीज बचे, और उसमें वो घर का गुजारा कैसे चलाएगा? ठीक है, इट माइट मीन है कट इन द इसेंशियल कंजम्पशन, इसका मतलब उसको जरूरत की जो चीजें हैं उसमें कमी करनी पड़ेगी, उसकी डाइट कम हो जाएगी, उसकी हेल्थ कम हो जाएगी। तो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसको तो ज्यादा नहीं पड़ा, अगर टैक्स की रेट जो है वो क्या रखी सरकार ने? कांस्टेंट रखी ना, कि जिसकी जितनी इनकम है उसका 10% पे कर दो, ये तो गलत हो गया। तो ये चीज क्या कहलाती है? इसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इट इज ए रिग्रेसिव टैक्स, इट कॉज ए ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द, इसमें पुअर पर बर्डन ज्यादा होता है और रिच सेक्शन पर बर्डन कम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक। वेट पहले था, अब आपको पता है वेट खत्म हो गया है, वेट की जगह पर अब क्या आ गया है? जीएसटी आ गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ गया है। वैल्यू एडेड टैक्स और वेट क्या होता है भाई? वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड, यानी कि प्रोडक्शन की
हर स्टेज पर जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज नोन एज वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो हमने प्रोडक्ट मेथड किया था उसमें हमने कैसे निकाला था वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते थे ना। इट इज इम्पोज्ड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की हर स्टेज पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको वैल्यू एडिड। जीएसटी इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स। अब जीएसटी भी तो क्या है, सारे टैक्सों को हटाकर एक किया गया है जीएसटी। लेकिन अब जीएसटी में क्या है, अगर आप परचेज करने जाते हो तो आपको भी जीएसटी, जो सेल करता है उस पर भी क्या लगता है, जीएसटी लगता है। हर कोई पे करता है, ठीक है। जीएसटी एक सिंगल टैक्स करती है। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है कि जब कोई प्रोडक्ट जो है उसकी एक स्पेशल क्वालिटी के बेस पर, उसकी पैकिंग के बेस पर, उसके वेट के बेस पर, ठीक है, तो इस बेस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो है, आपको अगर 6 चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला याद है तो उसमें जो फिस्कल रिफॉर्म्स किए गए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे, फिस्कल रिफॉर्म्स थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स थे। तो उसमें भी मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स वाला जो है वो टॉपिक करवाया था। अब ये यहाँ पर दोबारा आया है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जिस पर्सन पर टैक्स लगाया जाता है, जब उस टैक्स का बर्डन वही बियर करता है, वो उस बर्डन को किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस पर टैक्स लगाया जाता है जब उसका बर्डन वो किसी दूसरे पर शिफ्ट कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी इनकम 70,000 है, 80,000 है, 1 लाख है, 1,20,000 है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो जितनी उसकी इनकम है उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, टैक्स वो खुद पे करेगा, उसका बर्डन वो किसी दूसरे को पे नहीं कर सकता। आपके पेरेंट्स के पास जो प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया जाएगा, वेल्थ टैक्स है। तो आपकी प्रॉपर्टी है, आप पर टैक्स लगा, उसका बर्डन कोई दूसरा नहीं उठा सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स आपका सेल टैक्स है जो सारा, ये सारे क्या कहलाते हैं, जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, सारे ये क्या होते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स है, ये सारे क्या कहलाते हैं, आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स जिस पर इम्पोज किया जाता है लीगली वही पे करता है उसको, और इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज किसी और पर किया जाता है लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो कोई और पे करता है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्ट में बर्डन शिफ्ट हो जाता है। तो इसके बाद एक